हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हम सेल और परचेज कर सकते हैं शेयर का शेयर मार्केट में। हम समझेंगे डीमैटेरियलाइजेशन क्या होती है, फिर हम समझेंगे डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। देखो, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि इस वीडियो पे मैं ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे अपलोड कर चुका हूं, बट मैंने वो वीडियो हटा दी क्योंकि मेरे को जो रिस्पांस मिला था मुझे उससे ऐसा लग रहा था कि व्यूअर्स को अभी भी लैंग्वेज जो है वो टफ लग रही है। तो अब मैं और सिंपल लैंग्वेज में और एग्जांपल्स देके आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। फाइनेंशियल मार्केट की पुरानी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मैं रिकमेंड करूंगा आप देख के आओ ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। तो अब स्टार्ट करते हुए देखो, मैं यहाँ पे एक बंदा हूं, मेरा नाम है प्रिंस अकेडमी। मैं शेयर मार्केट में शेयर खरीदना बेचना चाहता हूं ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं। तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? देखो, सबसे पहले मुझे चाहिए एक बैंक अकाउंट। जिन्होंने मेरे पास जो बैंक अकाउंट है ये इसमें 2 लाख रुपए पड़े हैं। मुझे चाहिए एक डीमैट अकाउंट। मुझे चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अब देखो, डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये वो अकाउंट होता है जिसमें सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती हैं। मतलब क्या है? देखो, पहले के जमाने में जो सिक्योरिटीज होती थी यानी शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब आपको फिजिकल फॉर्म में मिलती थी यानी पेपर फॉर्म में मिलती थी। आपको कुछ कागज के टुकड़े मिलते थे, उन पे सब कुछ लिखा होता था कि कब शेयर खरीदे, कितने प्राइस पे खरीदे, किस कंपनी के खरीदे। बट अब ऐसा नहीं होता है। आप सारे शेयर डीमैट अकाउंट में रखते हो और डीमैट अकाउंट में भी इलेक्ट्रॉनिकली रखते हो। जैसे कि आप पेटीएम के या अपने बैंक अकाउंट में पैसे इलेक्ट्रॉनिकली रखते हो, पेटीएम में अपने वॉलेट में पैसे रखते हो और फिर आप उस वॉलेट से पैसे ट्रांसफर कर पाते हो और पेमेंट कर पाते हो। तो ऐसे ही आपको डीमैट अकाउंट चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली चीजों को, सिक्योरिटीज को स्टोर करने के लिए। देखो, कैश आप फिजिकल फॉर्म में लेके घूम सकते हो और आप, ताकि कैश की आपको झंझटों से जूझना पड़े ना पड़े, आप उसे बैंक में जमा करा देते हो। बट डीमैट अकाउंट में या सिक्योरिटीज को आज के टाइम में आप फिजिकल फॉर्म में नहीं लेके घूम सकते। आपको सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में मिलती ही नहीं है, वो इंटरनेट पे ही मूव करती हैं और वो ऑनलाइन ही इधर से उधर ट्रांसफर होती रहती हैं। तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में सेल परचेज करना चाहते हो। बट एक चीज समझने वाली यहां पे ये है कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए और डीमैट अकाउंट में शेयर जमा करवाने के लिए और शेयर निकलवाने के लिए यानी शेयर की खरीदा बेची करने के लिए आपको एक इंटरमीडिएटरी रखना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, जिसे हम कहते हैं डीपीएस शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चाहिए ताकि आप उसके पास जाओ, आप उससे कह के अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओगे। अगर आपको शेयर बेचने हैं तो आप उसे कहोगे कि शेयर ट्रांसफर कर दे, और अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो फिर आप उससे कहोगे कि शेयर रिसीव करने के लिए। तो आप जो भी इंटरेक्शन है अपने डीमैट अकाउंट से, उसके लिए आप इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कहोगे सारे काम। आप खुद जाके अपने डीमैट अकाउंट से इंटरैक्ट नहीं कर सकते जैसे कि आप बैंक अकाउंट के केस में कर सकते हो। तो देखो, अब आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, अब आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया। ये रही स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग। मुझे पता है बड़ी वाहियात सी बिल्डिंग बनाई है मैंने। तो अब आपको एक बंदा और हायर करना पड़ेगा बीच में शेयर की खरीदा बेची करने के लिए, जिसे हम कहते हैं ब्रोकर। आपको इस ब्रोकर को डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और उसके थ्रू आपके ये एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। मुझे पता है यार, बहुत सारे इंटरमीडिएटरी हायर करने पड़ रहे हैं आपको स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए, बट थोड़ा बहुत मुझे पता है मेहनत का काम है। ऑल्दो ये काम आज के टाइम में फिर बहुत ईजी हो गया पहले के जमाने के कंपैरिजन में। तो आपको खोलना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट एक तरीके से हाईवे का काम करता है। आप थोड़ा पेशेंस रखो और फिर मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो देखो, अब हम दो सिनेरियोज लेते हैं। पहला सिनेरियो ये कि आपको मानो रिलायंस के शेयर खरीदने 1 लाख रुपए के। तो इस केस में आप क्या करोगे? आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करोगे कि आपके ब्रोकर को वो 1 लाख रुपए दे दे। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। आपका ब्रोकर 1 लाख रुपए स्टॉक एक्सचेंज में भेज देगा और स्टॉक एक्सचेंज उसके रिप्लाई में रिलायंस के 1 लाख शेयर जो हैं वो आपके ब्रोकर को दे देगा। अब आपका ब्रोकर वो 1 लाख रुपए के शेयर रिलायंस के आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दे देगा और आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि क्या साइकिल हो रही है यहाँ पे। ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट बस एक तरीके से हाईवे है जिसपे कैश जाता है,
और सिक्योरिटीज जाती हैं, या फिर कैश आता है और या फिर सिक्योरिटीज आती हैं। तो ये हुआ अगर आपको शेयर परचेज करने हैं। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा प्रोसीजर होगा अगर आपको शेयर सेल करने हैं। शेयर सेल करने के केस में क्या होगा, आप अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कहोगे कि यार रिलायंस के 1000 शेयर जो हैं वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में दे दे मेरे ब्रोकर को। तो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके डीमैट अकाउंट से शेयर घटाएगा और फिर वो दे देगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उन शेयर्स को, आपके ब्रोकर के पास डिलीवर हो जाएंगे। वो शेयर जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज आप उसके रिप्लाई में आपके ब्रोकर को दे देगा जो भी पैसा आपका बनता है रिलायंस के शेयर बेचने के बाद। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलो आपको 1.5 लाख रुपए मिल गए, तो अब वो 1.5 लाख रुपए आपके ब्रोकर के पास आए। अब वो ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट में जाके उन 1.5 लाख रुपए को डिपॉजिट करा देगा। तो ये होता है बहुत सिंपल सा तरीका कि स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक मार्केट फंक्शन करती है 2017 ईयर में, आज के टाइम में। और इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए अब हम डीमैटेरियलाइजेशन, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे प्रोसीजर कैसे सेल और परचेज होती है शेयर स्टॉक मार्केट में। ऑल्दो मैंने सिर्फ अभी आपको ओवरव्यू दिया है, बट इससे काफी सारी टेक्निकलिटीज रिलेटेड है, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको बुक की चीजें समझने को मिले। तो अब अगले टॉपिक पे आते हुए जो कि है हमारा डिपॉजिटरी। देखो तो क्या है, डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब क्या है कि मुझे पता है अभी आप थोड़ा सा ब्लैंक हो गए हो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो ऊपर वाली कहानी में मैंने आपसे एक बात छुपाई थी कि जो आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो वो आप एक्चुअली में एक डिपॉजिटरी में खुलवाते हो। डिपॉजिटरी जैसे बैंक अकाउंट आप किसी बैंक में खुलवाओगे, किसी एसबीआई में, स्टेट बैंक में जाके बैंक अकाउंट खुलवाओगे एप्लीकेशन फॉर्म भर के, इसी तरीके से आप जो अपना डीमैट अकाउंट है वो आप किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाओगे, उसको आप कहोगे कि यार मेरे को एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है, वो आपको फॉर्म देगा, आप उसे बता दो कि मुझे इस वाली डिपॉजिटरी में खुलवाना है, या फिर वो आपको अपनी तरफ से रिकमेंड कर देगा कि सर इस वाली डिपॉजिटरी में खुलवा लो। तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो किसी डिपॉजिटरी में खुल जाएगा, जैसे कि आप किसी बैंक अकाउंट में खुलवाते हो। तो दोबारा डेफिनेशन को देखते हुए कि इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटी, मतलब कि डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे आपका बैंक कैश होल्ड करके रखता है। अब देखो मैं यहां पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, एग्जांपल देखो यहां पे सिक्योरिटीज के शेयर्स कह रखे हैं, डिबेंचर्स कह रखे हैं, एटेक्स्ट्रा कह रखा है, फिर उसके बाद यानी म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, कई सारी सिक्योरिटीज होती हैं सिक्योरिटी मार्केट में। तो देखो मैं आपको एक चीज यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूं कि मैंने पुरानी कई वीडियोस में सिक्योरिटीज और शेयर्स को इंटरचेंजेबली यूज किया है, सिनोनिमसली यूज किया है। शेयर की जगह सिक्योरिटी बोल दिया, सिक्योरिटी की जगह शेयर बोल दिया, बट इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। मैंने अभी तक आपकी कन्वीनियंस के लिए ऐसे बोला था, बट इन दोनों में फर्क है। सिक्योरिटीज में कई तरीके की चीजें आती हैं, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड। शेयर एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, शेयर सिक्योरिटी का पार्ट है एक तरीके से। तो फिर इस चीज को दिमाग में रखना, ऑल्दो आपके सिलेबस में इतनी डिस्टिंक्शन दे नहीं रखी, बट फ्यूचर में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में याद रखना कि सिक्योरिटी और शेयर में बहुत फर्क है। तो अगर है टू होल्ड सिक्योरिटीज इन डिपॉजिटरी, एन इन्वेस्टर नीड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करनी है तो आपको किसी डिपॉजिटरी के साथ एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिस तरीके से आप किसी बैंक के पास बैंक अकाउंट खुलवाते हो। अब यहां पे एक मजे की बात दोबारा हम पढ़ते हैं, जैसे जो मैंने आपसे ऊपर छुपाई थी कि इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरीज हैं। मुझे नहीं पता कि आगे क्यों नहीं डिपॉजिटरीज खुली, बट इंडिया में सिर्फ और ही डिपॉजिटरीज है। बैंक तो इंडिया में बहुत सारे हैं, हजारों बैंक है, देना बैंक, लेना बैंक, पता नहीं कौन कौन से बैंक है, बट डिपॉजिटरी इंडिया में दो ही है। एक है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएसडीएल, और एक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीडीएसएल। एनएसडीएल जो है इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, और ये स्थापित करी गई थी, बनाई गई थी एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यूडीबीआई एंड यूटीआई बैंक के द्वारा। सीडीएसएल बनाई गई थी बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हमारे पास इन ही 2 डिपॉजिटरी में से ऑप्शन है कि हम अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जाएं और हम कहें कि यार मुझे या तो एनएसडीएल में खुलवाना है, सीडीएसएल में खुलवाना है, या फिर वो अपनी समझ से खुद ही खोल देगा। अब मैंने ऊपर एक चीज जैसे पढ़ी थी कि आप जो डीमैट अकाउंट बनाते हो, और मैंने ऊपर समझाया भी था कि वो आप एक इंटरमीडिएटरी के साथ बनाते हो जिसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो बोथ डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों की दोनों वर्क थ्रू इंटरमीडिएटरीज कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीज कहते हैं। तो
दोनों की दोनों एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों की दोनों में कंपलसरी है कि आप एक डीपी को हायर करो ताकि वो आपका अकाउंट खोले और उस अकाउंट को मैनेज करे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक ब्रोकर्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ये तीन तरीके के प्रकार के लोग हैं जो डीपी बन सकते हैं। डीपीज कैन ओनली फंक्शन ओनली आफ्टर रजिस्टरिंग देम विद सेबी। देखो डीपी में जैसे ब्रोकर का भी चक्कर होता है, ब्रोकर को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है सेबी से, ऐसे ही एक डीपी बनने के लिए, एक वैलिड डीपी बनने के लिए आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो यहां पे खत्म होता है हमारा डिपॉजिटरी और डीपी का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो कि है डीमेटीरियलाइजेशन। अब ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमेटीरियलाइजेशन। ये बेसिकली ना आपको ये क्या सिखाना चाहता है कॉन्सेप्ट कि 1990 से पहले, देखो जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1990 से पहले सारे शेयर्स और सारी सिक्योरिटी मार्केट में जो भी डीलिंग होती थी वो पेपर में होती थी। बट प्रोसेस आया एक जिससे हमने रादर देन की पेपर की बजाय हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना चालू कर दिया सिक्योरिटीज को, और उस प्रोसेस को हमने नाम दिया डीमेटीरियलाइजेशन। देखो वर्ड की थोड़ी फील लो, थोड़ा वर्ड को समझने की कोशिश करो कि डी, ये अलग अलग वर्ड है, डी और फिर है मेटीरियलाइजेशन। मतलब क्या, हमने मटेरियल को खत्म कर दिया, मतलब हमने फिजिकल चीज को खत्म कर दिया, उसे हमने उसकी टैंजेबल जो होती है उसे खत्म कर दिया, अब हमने उसे इनटैंजेबल बना दिया जिसे हम फील और टच नहीं कर सकते। वो एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो सॉफ्टवेयर का पार्ट बन चुका है जिसे हम नहीं छू सकते। तो डीमेटीरियलाइजेशन इज डन टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स ऑफ, डीमेटीरियलाइजेशन इसलिए लाई गई ताकि कई सारी प्रॉब्लम्स थी जो खत्म हो सके, जैसे कि थेफ्ट, मतलब आपके पेपर्स चोरी हो जाते थे, फ्रॉडरी, जैसे नकली नोट मिलते हैं आपको, या देखो सिक्योरिटीज भी क्या है, उस जमाने में क्या होती थी, बस एक कागज का टुकड़ा ही तो होता था, कोई भी नकली कागज का टुकड़ा बना सकता है। डिले एंड पेपर वर्क, डिले मतलब क्या है, आपने शेयर बेचे या शेयर खरीदे, कोरियर से या स्पीड पोस्ट से भी जाने में 1 या 2 दिन लग ही जाते हैं। और पेपर वर्क क्या हुआ, जैसे आप जाते हो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, आप गवर्नमेंट बाबू से डील करते हो और आपको पता चलता है आपने फॉर्म में कई सारी गलतियां कर दी हैं, या फिर वो फॉर्म वैलिड नहीं है, कुछ ना कुछ पंगा होता है। तो ये सारी दिक्कतें पेपर वर्क की और डिले की हट गई डीमेटीरियलाइजेशन होने से। देखो टुडे ऑल आईपीओज आर डन इन डीमेटीरियलाइज फॉर्म। मतलब क्या है, आज के जमाने में जितने भी आईपीओज होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जो मैं पुरानी वीडियो में समझा चुका हूं, वो सब के सब डीमेटीरियलाइज फॉर्म में ही होते हैं। यानी आप किसी कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे, उससे पैसे पे कर दोगे, और वो जो आपको शेयर इशू करेगी वो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में इशू कर देगी, रादर देन आपको फिजिकल पेपर देने की बजाय। इनफैक्ट आईपीओ को भी छोड़ो यार, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं तो आज के टाइम में जितने आप शेयर खरीदा बेचोगे, 1990s के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंडिया में स्टैब्लिश होना चालू हो गया था, तो अब ऐसा सिस्टम हो चुका है, आप जितने शेयर खरीद लो सब के सब डीलिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई फिजिकल फॉर्म में डील करता हो, शायद उसका मजाक ही उड़े अगर कोई करे तो। अब ये है रीमेटीरियलाइजेशन। जैसा आप वर्ड से भी गेस कर सकते हो, अगर आप कोई पागल खिसका गए हो या फिर आपको शायद सही में कोई जरूरत पड़ गई है, तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को रीमेटीरियलाइज कर सकते हो, उन्हें पेपर फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एक रिक्वेस्ट लेटर भेज के। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कराना चाहोगे, बट शायद आपको जरूरत पड़ जाए। डीमेटीरियलाइज सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी हाइपोथिकेटेड और प्लेज फॉर बैंक लोन्स। यहां पे बस एक सिंपल सा सोबर सा पॉइंट कहना चाहता है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कहना चाहता है कि डीमेटीरियलाइज सिक्योरिटीज या सिंपल वर्ड में सिक्योरिटीज जो हैं वो हाइपोथेकेट हो सकती हैं, प्लेज हो सकती हैं बैंक लोन के लिए। मतलब क्या है, गिरवी रखवा सकते हो आप बैंक लोन के लिए, जैसे गोल्ड लोन के लिए गोल्ड और हाउस लोन के लिए आप हाउस गिरवी रखवा देते हो, वैसे आप बैंक लोन के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी सिक्योरिटीज को करवा दो गिरवी। तो यहां पे खत्म होता है हमारा डीमेटीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आप चाहो तो शायद 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि अब अगले कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं प्रोसीजर फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन स्टॉक मार्केट। कि क्या प्रोसीजर है अगर आप घर बैठे हो, वेले बैठे हो और आप चाहते हो मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है और मैं इसे स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता हूं, कैसे खरीदा बेची होगी। ऑल्दो मैंने आपको पहले बता चुका हूं इस वीडियो के स्टार्ट में थोड़ा बहुत, बट अब टेक्निकल समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप एक ब्रोकर सेलेक्ट करोगे। आप ब्रोकर सेलेक्ट करोगे जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड सेलेक्ट करते हो, सारी उसकी खासियतें देख के कि कौन सस्ता है, कौन सा ब्रोकर कम कमीशन लेता है, कौन सा ब्रोकर ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा है, कौन सा ब्रोकर में ये खासियत है वो खासियत है, तो वैसे आप एक ब्रोकर सेलेक्ट कर लोगे। आप उसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे और फिर वो आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप मेरे को ढूंढना पड़ेगा, हाँ सेकंड स्टेप है ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। अब आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा लोगे एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, ऑल्सो आप एक बैंक अकाउंट भी खुलवाओगे क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है बैंक अकाउंट की जरूरत है।
मैं यहां पे आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, डीमैट अकाउंट को हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीओ अकाउंट, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। थर्ड स्टेप होगा हमारा प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर, मतलब अब इसमें हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि मुझे ₹1,00,000 के रिलायंस के शेयर चाहिए या मुझे 1,500 शेयर रिलायंस के या टाटा के बेचने हैं जो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी रखे हैं। तो जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिल जाएगी ब्रोकर के द्वारा। स्लिप वो भी स्लिप इलेक्ट्रॉनिक ही मिलेगी आपको, ऑनलाइन एक तरीके से एक बिल भेज दिया जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज के बारे में अच्छे से वार्न कर दूं, एक चीज के बारे में आगाह कर दूं कि प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर का मतलब जरूरी नहीं है कि आपके शेयर एक्चुअल में खरीद लिए गए या बेच दिए गए। फॉर एग्जाम्पल मानो आपने 2 ऑर्डर दिए अपने ब्रोकर को। एक ऑर्डर दिया कि मैं रिलायंस के अपने अकाउंट में रखे 1,000 शेयर बेचने को तैयार हूं ₹50 एक शेयर पे, और आपने एक ऑर्डर और दिया अपने ब्रोकर को कि मैं टाटा के 1,500 शेयर खरीदने को तैयार हूं ₹70 पे। तो आपने सिर्फ एक बिड करी है, आपने सिर्फ बोली लगाई है मार्केट में, आपके ब्रोकर से कह के आपने स्टॉक मार्केट में बोली लगवाई है, वो भी ऑब्वियसली फिजिकल नहीं, आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन बोली लगा दी कि मैं 1,000 शेयर बेच रहा हूं ₹50 में, मतलब ईच शेयर फॉर 50, और मैं 1,500 शेयर खरीदने को तैयार हूं ईच शेयर फॉर ₹70। तो आपने बोली लगा दी, बट ऑब्वियसली बात है जैसे हर बोली सिस्टम चलता है, बिडिंग वाला सिस्टम चलता है, आपको जब तक एक एक्चुअल बंदा नहीं मिलेगा जो आपके लगाए हुए प्राइस में बेचने या खरीदने को ना तैयार हो, तब तक आपका कोई प्लेसमेंट का वजूद नहीं है, तब तक प्लेसमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। तो प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ आपने बताया है कि मैं किस प्राइस पे बेचने या खरीदने को तैयार हूं। तो ऑर्डर कंफर्मेशन प्लेसमेंट होने में और एग्जीक्यूशन होने में बहुत फर्क है। तो अब अगले स्टेप पे आते हुए कि एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। अब यहां पे क्या होता है, व्हेन शेयर्स आर बॉट स्लैश सोल्ड एट प्राइस मेंशन ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड, मतलब क्या है कि जब आपको कोई बायर, आपके ब्रोकर को कोई एक्चुअल बायर या सेलर मिल जाता है जो कि आपके कहे हुए प्राइस पे आपसे शेयर खरीदने, और एक आपका ब्रोकर ढूंढ के लाके दे दे एक बंदा जो आपके कहे हुए प्राइस पे बेचने को तैयार हो जाए आपको। अगर जैसे ही ब्रोकर को आपको ये बंदे मिल जाते हैं, वो आपको ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप आपको एकदम से इशू कर देता है कि आपको हमें बंदा मिल गया है, ब्रोकर आपको कहेगा आके कि मुझे बंदा मिल गया है जो आपके मेंशन प्राइस पे बेचने या फिर खरीदने को तैयार है। होप मैं आपसे होप करता हूं कि आप समझ रहे होगे कि मैं यहाँ पे 2 केसेस मेंशन करना चाहता हूं, एक में आप बेच रहे हो और एक में आप खरीद रहे हो। तो अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन इस पॉइंट में तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो आपके ब्रोकर ने आपको एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दे दी अगर उनको कोई बंदा मिल गया जो बेचने या खरीदने को तैयार है आपके कहे हुए प्राइस में, और विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप आपको डिलीवर करने के बाद ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या लिखा होता है, कई सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने बेचे या खरीदे हैं, किस प्राइस पे बेचे खरीदे हैं, क्या डेट टाइम पे बेचे खरीदे हैं, और ब्रोकर ने उस पर क्या ब्रोकरेज चार्जेस मारे हैं, और दूसरी कई सारी डिटेल, ट्रांजैक्शन नंबर, आईडी नंबर, और वो सारी बातें इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखी होती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये अगर आपका कोई ब्रोकर से पंगा हो जाए तो आप कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के बलबूते पे अपने अपने ब्रोकर से जो भी इश्यूज है उन्हें सेटल करा सकते हो। अब फाइनल है स्टेप सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर। देखो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर में आपने कह दिया अपने ब्रोकर को कि मार्केट में जाकर कहो कि मैं इतने प्राइस पे बेचने या फिर इतने प्राइस पे खरीदने को तैयार हूं शेयर्स। एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर में आपके ब्रोकर ने बंदा ढूंढ दिया जो आपसे शेयर खरीदने या बेचने को तैयार है। अब सेटलमेंट ऑफ द ऑर्डर में क्या होगा, अब इस सेटलमेंट ऑफ द ऑर्डर वाले स्टेप में आप एक्चुअल शेयर दोगे या कैश दोगे, मतलब दोनों बेचने और खरीदने के केस में अगर आपने बेचे हैं तो फिर आप शेयर दोगे, और अगर आपने खरीदे हैं तो कैश दोगे, और उसके बदले ब्रोकर आपको कैश या शेयर लाके दे देगा। अब मैं आपको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कहानी की तरह, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होगा, कैश और शेयर शुड बी गिवन टू एक्सचेंज बिफोर T+2 डे। अब आप मुझसे कहोगे T क्या है और ये T+2 डे क्या है। देखो जिस दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, यानी जिस दिन आपको बंदा मिल गया था जो आपके शेयर खरीदने या बेचने को तैयार है, उस दिन को हम कहते हैं ट्रेड डे। ट्रेड डे, या फिर शॉर्ट फॉर्म में उसे कह भी देते हैं टी डे। और T+2 डे क्या हुआ, मतलब जिस दिन आपको वो बंदा मिला बेचने खरीदने वाला, उससे 2 दिन
आगे वाला दिन, जैसे आपका मानो ट्रेड डे था मंडे को आपके ब्रोकर ने ढूंढ दिया वो बंदा जो खरीदने या बेचने को तैयार है। वेडनेसडे होगा या होगा आपका T+2 डे। वेडनेसडे होगा आपका T+2 डे। तो मंडे है टी डे और वेडनेसडे है T+2 डे। तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए आपको कैश या शेयर पहुंचाने हैं अपने ब्रोकर को, और आपका ब्रोकर को कैश और शेयर एक्सचेंज को पहुंचाने हैं T+2 डे से पहले पहले, यानी मंडे या फिर ट्यूसडे को। डे ऑफ डिलीवरी ऑफ शेयर और मनी इज कॉल्ड पे इन डे। मतलब क्या है, जिस दिन एक्सचेंज के पास पैसा या फिर शेयर पहुंच जाएंगे उसे हम कहते हैं पे इन डे। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आप 1000 शेयर, चलो नया एग्जांपल ले लेते हैं, आप 1000 शेयर बेच रहे हो रिलायंस के, तो रिलायंस के 1000 शेयर जो एक्सचेंज है उसके वो पहुंच गए ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को हम कहेंगे पे इन डे। और आपने टाटा के 1000 शेयर खरीदे थे, तो उस दिन को आप जब कैश पहुंचाओगे, मान लो 10,000 रुपए के बैठ रहे थे टाटा के 1000 शेयर, तो जिस दिन कैश पहुंचेगा एक्सचेंज के पास उसे हम कहेंगे पे इन डे। ब्रोकर रिसीव पेमेंट ऑफ शेयर और मनी ऑन T+2 डे विच इज ऑल्सो कॉल्ड पे आउट डे। मतलब क्या है कि आपने शेयर या फिर पैसे पहुंचा दिए एक्सचेंज के पास, अब एक्सचेंज आपको ऑब्वियस सी बात है आपके शेयर या पैसे के बदले आपको पैसे या शेयर देगा। अगर आपने पैसे दिए हैं खरीदने के लिए तो आपको शेयर मिल जाएंगे, और अगर आपने शेयर बेचे हैं तो फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। तो जिस दिन यानी T+2 डे यानी मंडे को अगर ट्रेड हुआ तो वेडनेसडे को आपको शेयर या पैसे मिल जाएंगे, और उस दिन को कहा जाएगा पे आउट डे। देखो, पे इन और पे आउट डे को कंफ्यूज मत होना इन दोनों वर्ड्स में, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी सिंपल सी चीज है। मैं आपको यहां पे वीडियो को एंड करते हुए इस चीज को एक बार ही एम्फेसाइज कर देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे प्रोसेस में बताया था कि जब आपका ब्रोकर पैसा या कैश पहुंचा देता है उसे हम कहते हैं पे इन डे। मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज के इन हो रहा है, कुछ अंदर जा रहा है। और जब स्टॉक एक्सचेंज आपको पैसा या शेयर दे देती है तो उसे हम कह देते हैं पे आउट डे। मतलब क्या है, पैसा या शेयर स्टॉक एक्सचेंज से बाहर जा रहा है। तो गाइस प्लीज यार कमेंट्स में मुझे बताना इस वीडियो के लिए, सच्ची मेरा 1 हफ्ता लग गया था, बड़ी मेहनत करी है मैंने इस वीडियो के, बहुत रीटेक लिए इस वीडियो को सबसे आसान बनाने के लिए। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि यार कुछ समझ में आया है, कुछ नहीं समझ में आया, और मेरे लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए। अगर आपकी वीडियो ने हेल्प करी है तो वीडियो को लाइक करना मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो बाय।